नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इससे एक प्रश्न जरूर आता है और ऐसा छोटा सा टॉपिक है, अगर आप मेरा ये छोटा सा वीडियो देख लेंगे तो निश्चित से उस प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल के पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अभी तक हम पीछे जो वीडियो थे उसमें महाद्वीपों की सीरीज़ पर डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों पे विस्तृत चर्चा की। अफ्रीका महाद्वीप के 2 पार्ट आए हैं, पहले जाके उनको देखें, उनको समझें। एशिया महाद्वीप और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे। इसके बीच में हमने एक टॉपिक उठाया है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। छोटा सा टॉपिक है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो से कुछ लाभ मिले तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसको आगे से आगे शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो सके और मुझे भी आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, जो बोर्ड पर आप गोल सा चित्र देख रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी का मैप है, ग्लोब है। पृथ्वी हमारी लगभग गोल है, इसका चित्र है। तो इसमें जो जितनी रेखाएं हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएं, ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं। कहीं इनका मापन नहीं किया गया है, मतलब कि ऐसे कोई रास्ता लाइन खींची गई हो ग्लोब पर या फिर पृथ्वी पर। ये काल्पनिक मानी गई हैं और अपनी सुविधा हेतु इनका निर्धारण किया गया है कि जहाँ से हमें समय का, मौसम का, इनका ज्ञान हो सके। तो पहले टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले पृथ्वी को, जो ये है आपका सेंटर, 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली एक रेखा खींचते हैं। ये आपके ध्रुव, ये चूंकि इस तरह से बना है तो आपका उत्तर का भाग है, दक्षिण का, पूरब का और पश्चिम का। और ये है आपका दूसरा ध्रुव, ध्रुव। उत्तर के भाग का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण के भाग का दक्षिणी ध्रुव। समझते जाइएगा वीडियो में, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, समझ के पढ़िए, ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के हमने एक रेखा खींची 2 बराबर भागों में बांटने वाली, इसको कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा, क्योंकि भू को 2 बराबर भागों में बांटती है। ध्यान रखिएगा किन किन नामों से इसको जाना जाता है। अक्षांश रेखा, 0 डिग्री, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। फिर इसके बाद एक रेखा हमने ऊपर खींची और एक नीचे खींची, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये होती है आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23 और 24 के बीच होती है, इसलिए 23.5 डिग्री कहते हैं। और ये है 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा। क्वेश्चन बन जाता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा। इसके बाद एक हमने ये रेखा खींची, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा नॉर्थ। इसी तरीके से नीचे 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त साउथ। ठीक, ओके। अब इसी तरीके से सारी काल्पनिक रेखाएं खींचती चली गई। इस तरह से सारी काल्पनिक रेखाएं खींचती चली गई।
इस रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो आधे भाग को बांटती, ऊपर 90 रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं, और नीचे भी 90 रेखाएं होती हैं, समझते रहिएगा। ऊपर 90 नीचे 90 और एक तो ये हो गई लाइन, तो टोटल कितनी हो गई 180 + 1 = 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं 181। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, नोट कर लीजिएगा। टोटल कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं 181। अक्षांश रेखाओं से एक और प्रश्न बनता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कई छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया 111 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको जरूर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा में भारत के कितने प्रदेश स्थित हैं। कर्क रेखा में भारत के कितने प्रदेश स्थित हैं। कर्क रेखा में भारत के कुल 8 प्रदेश स्थित हैं। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि कर्क रेखा में भारत के कुल कितने प्रदेश स्थित हैं। ऑप्शन में होगा 5, 6, 7, 8। कौन कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नोट कर लीजिएगा इनको भी। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, और अच्छा इसी में एक क्वेश्चन हमने अफ्रीका महाद्वीप जब पढ़ाया था तो उसमें एक क्वेश्चन हमने बताया था कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। ये उसमें भी हमने बताया था, इसको नोट कर लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप एकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अच्छा, अक्षांश रेखाओं से जो क्वेश्चन आते हैं उन पर हमने इस तरीके से चर्चा की कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, बीच की दूरी क्या है, और कौन कौन सी कितने डिग्री पर अक्षांश रेखा पाई जाती है। अब अक्षांश रेखाओं से एक क्वेश्चन आता है कि निश्चित अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अक्षांश रेखाओं से हमें कई जगह के मौसम का ज्ञान हो जाता है। कई जगह से मौसम का ज्ञान, तापमान का ज्ञान। मौसम, तापमान कैसे होता है। अक्षांश रेखाओं का जो बंटवारा है ऊपर से नीचे के क्रम में, किस तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, किस तरफ शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और कहाँ पर कितना तापमान रहता है। इस तरीके से हम अक्षांश रेखाओं का निर्धारण, मौसम और तापमान का निर्धारण करते हैं। ये नोट करते रहिएगा, इसको मिट रहे हैं। अब अगले बिंदु पर अपने बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम अब आगे देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा कर लें। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें जिससे समझने में आसानी रहे। देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देशों का अंतर, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, समय का निर्धारण इससे होता है, टाइमिंग का निर्धारण से किया जाता है देशांतर रेखाओं से। अब देशांतर रेखाओं के बारे में आगे बढ़ेंगे तो दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो लगभग होती है
111.4 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं की 111 किलोमीटर, लगभग तीन चार करके होते, तीन अधिकतर इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब अक्षांश रेखाओं में एक देशांतर रेखाओं से एक क्वेश्चन ये बनता है, ये आपके ध्रुव हैं, तो ये देख रहे होंगे यहाँ पर जो देशांतर रेखा हैं वो मिली यहाँ के, तो दो जो देशांतर रेखा हैं वहाँ सबसे कम दूरी यहाँ पर है और यहाँ सबसे ज़्यादा फैली है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, सबसे कम दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है? सबसे कम कई बार पूछे गए परीक्षा में, नोट जरूर करिएगा। सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर। कहाँ पर? ये यहाँ देख रहे होंगे सबसे कम दूरी, और यहाँ फैल जाता है बीच में, तो सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? सबसे अधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। ठीक, क्वेश्चन को जरूर नोट करते रहिएगा इसको। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो, उस पर कुछ देश स्थित हैं, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम वीडियो अपना बनाएंगे विभिन्न देशों वाला। तो उस पर क्या है, जैसे 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो यूके, फ्रांस, अल्जीरिया, घाना, अंटार्कटिका, इन देशों से होकर गुजरती है। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो होती क्या है, उससे दुनिया का समय निर्धारित किया जाता है। जो ग्रीनविच टाइम है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से, वहाँ से मानक माना गया है, और अपना जो टाइम है वो लंदन के ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो इसी का निर्धारण कैसे होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि दोनों देशांतरों के बीच की दूरी का समय कितना होता है? लगभग 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगता है। तो जैसे अपने देश के समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जैसे अपने यहाँ की जो देशांतर रेखा है लगभग 82.5 डिग्री का झुकाव पाती है। तो इसमें क्या है, 4 मिनट का अंतर होता है, तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 2 और 4 दूनी 8, 2 10, 0 और 32, 320। तो 320 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 6 पंचे 30 और 5.5 यानी 5.5 घंटा। ये इस तरह से निर्धारण होता है। अब भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। सूर्य की जो गति है, पृथ्वी की जो गति है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। तो एक समय ऐसा आता है 0 डिग्री अक्षांश, जब सूर्य कुछ रेखाओं पर लंबवत पड़ता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो एक समय ऐसा आता है जब सूर्य जो है, जिसकी किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और वो कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर, दो ऐसे समय हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, दो ऐसे समय हैं जिस पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर। तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन और रात का समय इन डेट पे बराबर होता है। अब एक उत्तरी गोलार्ध पर जब आप जाएंगे तो कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत पड़ता है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पे जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, वो डेट होती है यहाँ पे कि 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध पर जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है तो वो डेट है आपकी 22 दिसंबर। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ता है और मकर रेखा पर लंबवत कब पड़ता है, तो ये क्वेश्चन बना। दूसरा ये बनता है कि जो है सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन
किस दिन होता है सबसे बड़ा दिन? उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर को होता है। ठीक, और इसी तरीके से आगे चर्चा करेंगे। तो दिन और रात बराबर की बात हो गई। ध्रुवों पर दिन और रात कितने कितने माह की होती है? क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे ध्रुवों पर, यहाँ ध्रुव पड़ता है, यहाँ सूर्य, तो सूर्य की किरणें ऐसे तो पड़ जाएंगी इस तरीके से, लेकिन यहाँ से जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये छिप जाता है। ध्रुवों पर सनलाइट नहीं पड़ पाती है क्योंकि ये क्रॉस पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक सर्दी होती है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और 6 माह के दिन और 6 माह की रात होती है यहाँ पे ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर। ठीक, अब कर्क रेखा पर स्थित कुछ देशों के बारे में पूछ दिया जाता है। पूरे ग्लोब पे जब चर्चा करेंगे तो कर्क रेखा कौन से देश स्थित है, मकर रेखा पे कौन से देश स्थित है। तो कर्क रेखा से मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन इससे होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा पर कौन से देश? कोलंबिया, मालदीव, इंडोनेशिया, ब्राज़ील इनसे होकर गुजरती है। मकर रेखा पे कौन से देश स्थित हैं? तो इसमें है चिली, अर्जेंटीना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। इस तरीके से पूछ दिए जाते हैं कौन से देश इन रेखाओं पर स्थित हैं, कौन से नहीं हैं। एक बिंदु इस पर चर्चा कर लेते हैं, घूर्णन क्या होता है। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर राउंड लेती है उसको घूर्णन कहते हैं, और परिभ्रमण अलग होता है। घूर्णन और परिभ्रमण में अंतर पूछ दिया जाता है। जब अपने अक्ष पर राउंड करती है तो घूर्णन है, और वही अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिभ्रमण कहा जाता है। तो ये हमने लगभग सारे बिंदुओं पर अक्षांश और रेखाओं पर टॉपिक पर चर्चा की, और निश्चित तौर से आपको ये बहुत ही लाभदायक वीडियो रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।